जिससे कि आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इन शॉर्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज, एक्सरसाइज, एमसीक्यूज जो भी हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने पूरी क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़नी है तो टीच और अपलोड है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डिस्कस करवा चुकी हूँ और एनिमेशन के थ्रू आपको डिस्कस करवाया है, तो इस तरीके से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन करने, माय नेम इज दुआ सहरा, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है टीच दुआ। तो ऑन शॉर्ट में हम ये चैप्टर को क्लियर करें। उससे पहले जो न्यू है सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, क्योंकि इंफॉर्मेटिव फिजिक्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो लेट्स गेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई ये है क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जैसे कि आप इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको कौन से मटेरियल, कौन से थिंग्स के लिए कौन से मटेरियल को यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल अब हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बलून है, मेरे पास ये क्या है, बलून है। अब इस बलून में ये एक तरह का क्या सॉलिड है। अब वो जो हमारे पास जो सॉलिड होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट सॉलिड, जैसे कि ये एक सॉलिड है और उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास तो ये भी एक तरीके का क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है क्योंकि इसका क्या है, एक मास है। तो इस तरीके से हम इसकी, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही हूँ तो देखें इसकी शेप में चेंजिंग हो रही है। देखें इसकी शेप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बलून में। इस तरह डिफरेंट सॉलिड्स की डिफरेंट होती है, प्रॉपर्टीज होती है। अगर एक मैं मोबाइल फोन की बात करूं, आप मोबाइल फोन को सपोज कर लें कि ये आपका क्या है, एक मोबाइल फोन है। अगर मैं इस मोबाइल फोन के ऊपर हथौड़ा मारूं, मोबाइल फोन के ऊपर अगर हथौड़ा मारती हूँ तो क्या होगा, इसकी शेप में चेंज होगा ना। तो इस तरीके से ही हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब पढ़ते हैं कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स के इसका लंबवत को लागू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसे आप एग्जांपल ले लेंगे, ये एक स्प्रिंग है। क्या है, ये एक स्प्रिंग है। अगर मैं इसको नीचे से एक्सटर्नली फोर्स लगा रही हूँ ऐसे, क्योंकि जब भी आप कोई भी सॉलिड की चीज लें उससे आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स ना लगाए। फोर्स लगा कर ही उस सॉलिड चीज की आप शेप को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अगर एक स्प्रिंग में नीचे से फोर्स लगाती हूँ, नीचे से इसको फोर्स लगा रही हूँ, तो मैंने जब छोड़ती हूँ तो कौन सी फोर्स है जो इससे दोबारा से वापस ले जाती है, तो वही तो रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर मैं एक्सटर्नली इसे नीचे से खींचती हूँ तो ये इंटरनली क्या हो जाएगा, ऊपर, क्योंकि अपोजिट वर्क करती ही है। तो आप उसे क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये आपके चैप्टर का हिस्सा था, एनसीईआरटी में ज्यादा से ज्यादा इसका पूछा जाता है, इस वजह से आपको बताया है। इसके बाद हम चैप्टर की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। ये तो पूरा एनसीईआरटी ये चैप्टर है ही, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है स्ट्रेस। व्हाट इज एन स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, क्या आजकल तो ये कॉमन बात है कि हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बट ये वो स्ट्रेस नहीं है, फिजिक्स का स्ट्रेस है। कैसे, अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि वो रिस्टोरिंग फोर्स अभी मैंने आपको बताया, तो वो क्या हो जाए एक्टिंग पर यूनिट एरिया हो जाए, तो आप उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। सिंपल फॉर्मूला याद करने, डेफिनेशन सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है यूनिट्स और मेजरमेंट और मोशन स्ट्रेट लाइन, उसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना नहीं है। अब अगर देखा जाए स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। फोर्स अपॉन एरिया के क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि ये एक स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग का ये क्या है, एरिया, और जिस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, इस तरीके से फोर्स अपॉन एरिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरह अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस हलवा करेंगे। ये उसका प्रेशर भी होता है। काफी स्टूडेंट हमसे सवाल करते हैं कि मैम क्या ये दोनों सेम है, इनका यूनिट सेम है बट प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, ये मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। उसके बाद है नॉर्मल स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। काफी ज्यादा बीचें गुजरी हैं, उनके एमसीक्यूज में ये चीज आ चुकी है कि भाई नॉर्मल से लॉन्गिट्यूडिनल वो समझ के डिफरेंट एमसीक्यूज, बट ये दोनों सेम है, इसे नोट कर लें। If the force is normal to the surface, अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो नॉर्मल, यानी कि जो 90 के परपेंडिकुलर हो, यानी कि वो फोर्स जो आप 90 पर लगाए, उस सरफेस की 90 इस तरीके से लगाए, उसे आप सिंपलीफाई बोलते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल। अब नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स एंड एरिया बता दे, बस फॉर्मूला को थोड़ा देखना है, इसमें ही है ये चैप्टर पूरा बना हुआ है। यही एनसीईआरटी में पूछ जाती है और कुछ नहीं आएगा, कुछ नीट भी जीट में कुछ भी नहीं आने वाला। अब देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस एंड
रही हूँ यहाँ से इसको मैंने ऐसे करके खींचा। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी बताऊंगी। मैंने इसको ऐसे करके खींचा, तो ऐसे करने से खींचने से क्या होगा, उसकी लेंथ नीचे वाली इंक्रीज हो जाएगी। जिसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से, जिसकी हम क्या कर दें, लेंथ को इंक्रीज कर दें, लेंथ को बढ़ा दें। और हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस वो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बेंड देयर वेवलेंथ, जिसमें हम वेवलेंथ को क्या करें, डिक्रीज करें, कम करें, उसे हम कंप्रेसिव कंप्रेस कर देना। भाई तुमने पढ़ा होगा इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे कंप्रेस, ये पढ़ा है तुमने क्लास मैट्रिक्स में, फिजिक्स पढ़ लो अगर नहीं पढ़ी तो। अब उसके बाद हमारे पास टेंजेंटियल स्ट्रेस, टेंजेंटियल स्ट्रेस इफ द फोर्स, अगर एक जो फोर्स है टेंजेंटियल है वो सरफेस पर लगे, अगर एक फोर्स टेंजेंटियल सरफेस पर लगे तो आप उसे सिंपली कहते हैं टेंजेंटियल स्ट्रेस, कहते हैं यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस। इसमें कोई नहीं है, डेफिनेशन को, नाम को उठा के डेफिनेशन में रख दो बस। ये रट्टा मारने, मैं रट्टा मारने वाली, तुम रट्टा मारने वाला है बस। पेपर के द्वारा तुमने ये चीज याद रखनी है, पेपर के द्वारा अगर ये तुम चीज याद रखते हो तो तुम फर्स्ट लोगे। वैसे ये इतनी काम की चीज नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी क्योंकि वो जो दोनों चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, इसमें सिर्फ रट्टे का काम है। इसे हम शेयरिंग स्ट्रेट एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपोर्टेंट है, मैं बोल रही हूं आपको। अब एरिया ऑफ सीएस, एरिया ऑफ सीएस, अब यहां पर देखिए फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें भी शेयरिंग स्ट्रेस को फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका फार्मूला है। अगर एक वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करें, जोर से बोल स्पीकर लगा भाई, ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना, इसकी भी देखिए, व्हेन फोर्स इज नॉर्मल एंड एक्टिंग एट ईच in every point of the body such that it changes to volume of the body and then इसका, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेस वो है जब कोई भी बॉडी में चेंज आ जाए। कैसे चेंज आ जाए, कैसे चेंज आए, हमारा बलून तो उड़ गया, हमारा बलून तो मून को ले आया है, जल्दी ले आया है बलून को। अब ये हमारे पास एक बलून है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाती हूँ, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स लगाई, जोर से फोर्स लगाई, देखिए इसके क्या हो गया, शेप में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है। इस तरीके से है जब बॉडी में वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। इसमें चेंज आ रहा है, इस तरीके से वॉल्यूम में चेंज ऐसे, ये है वॉल्यूम स्ट्रेस। उसके बाद स्ट्रेन, द चेंज प्रोड्यूस पर यूनिट डायमेंशन इज कंसीडर्ड, यानी कि चेंज जो प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट डायमेंशन में। देखिए डायमेंशन कई तरह की होती है, हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ डेफिनेशन सिंपल है, इसको पढ़ लेना है तुमने। उसके बाद स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज कितना आया है, यानी कि इनिशियल में और फाइनल में, इनिशियल और फाइनल में कितना चेंज आया, इस तरीके से वो स्ट्रेन है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पर थी नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ पर देखिए एलएस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर है डेल्टा लेंथ अपॉन एल। कैसे, ये चेंज इन लेंथ है, ये वैसे ही लेंथ है, कैसे चेंज आया। अब यहाँ पर तो ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पर मैं इसे क्या कर देती हूँ, हाफ कर देती हूँ, यानी कि अब लेंथ में क्या आया, चेंज आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है, तो चेंज इन लेंथ हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ही हमारे पास जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, उसमें क्या आ जाता है आपका फॉर्मूला चेंज इन लेंथ एंड डिवाइडेड बाय लेंथ। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन क्या होती है, शेयरिंग स्ट्रेन को दूसरा ब्लक स्ट्रेस भी कहते हैं और उसके बाद ब्लक स्ट्रेन भी कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रेन ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। जैसे कि मेरे अभी बलून था, पता नहीं कहां गया, अब देखिए बलून था कोई भी, फॉर एग्जांपल ये गद्दा हुआ पड़ा है, ये डस्टर है, सही है। फॉर एग्जांपल आप इसे कोई भी समझ ले, इसकी शेप में अगर मैं ऐसे करूं तो इसकी शेप में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, इसकी शेप में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इस तरीके से ही चेंज आए बॉडी में, तो आप उसे कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। उसके बाद हमारे पास एसएस शेयरिंग स्ट्रेन, उसके बाद डेल्टा एस एंड एल। अब यहाँ पर चेंज आया है, एक्स में चेंज आया है, ये एक्स है ये वाई है, एक्स में बॉडी में चेंज आया है, और इस तरीके से लेंथ क्या है, सेम है क्योंकि एक्सचेंज हुआ। इस तरीके से ये हम इसे फाई की इक्वल भी बोलते हैं। ये है ही चैप्टर पूरा दुक्का है, आप लोगों को दुक्का लगा लोगे, मेरी वीडियो देख रहे हो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है कि चेंज इन वॉल्यूम करना है ओरिजिनल, मैं सोचे से टाइम वेस्ट नहीं करी, कोई है ये चेंज इन वॉल्यूम इस तरीके से, ये क्योंकि पहले पढ़ा चुकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। मस्ट एग्जांपल है रिजिड बॉडी द डिफॉर्मेशन नो रियल बॉडी स्टूली रिजिड। अब देखिए हमने जैसे कि बात की थी कि रिजिड बॉडी जो होती है वो नो रियल टूली रिजिड, यानी कि एग्जांपल में तुम इसे ऐसा कहते हो, तुम इसे ऐसा करते हो, बट रियल में वो चीज नहीं होती। इस तरीके से बलून और सेलफोन दोनों तो थी तो बॉडी सॉलिड, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। ये यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पर ये एक इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक की एग्जांपल थी। अब ये फोर्स है, अब क्या, अब जब मैं कोई ये फॉर एग्जांपल किसकी एग्जांपल लूं, ये आप लोगों के पास एक कटोरा है, फॉर एग्जांपल दिस इज कटोरा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं इस मार्कर को यहाँ पर फेंक देती हूँ, तो इस मार्कर के अंदर चारों तरफ से फोर्स लगेगी, इसके अंदर चारों तरफ से फोर्स लगेगी, क्योंकि कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो चारों तरफ से फोर्स लग रही है कि भाई उसको तो गुजरने का बस एक ही ऑप्शन है कि वो बेचारा उड़ जाए, तो हम ऊपर होते हैं कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की। फ्रेंड ये है आपकी नीट एनसीईआरटी, इनमें यही सवालात आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। हमने बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए जो कि 224 में आप लोगों के हुए थे, जो कि पिछली पेज गुजर चुकी है, उसके हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट जो है वो ये है कि यही सवालात आते हैं इस चैप्टर में से। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन पर फोकस करना पड़ेगा। सही है स्टूडेंट्स, तो ये मत समझिएगा कि आपको चैप्टर शॉर्ट किया, क्योंकि यही आप लोगों के एनसीईआरटी के एग्जाम में आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे हौसला।
बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि बच्चा पढ़ लेगा। आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने स्ट्रेस पे आपको बताया, अभी मैंने आप लोगों को स्ट्रेन भी बताया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसमें हुक्स लॉ में दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक हमारा इनवर्सली हो गया इस तरीके से, जैसे कि एरिया फोर्स का होता है ना, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये इनवर्सली होता है, डायरेक्टली कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे ही अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन को दोनों को डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि इनवर्सली एक बड़े ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, जैसे कि हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था क्लास मैट्रिक में, हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था। ओहम्स लॉ में भी कुछ इस तरीके की कंडीशन थी कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, कहीं से होल्ड वोल्ड ना हो। ऐसे ही हुक्स लॉ है। क्लास 9 अगर आप लोगों ने क्लास मैट्रिक पढ़नी है ना तो टी पर मौजूद है, अच्छा खासा इंडिया पाकिस्तान पढ़ सकते हैं तुम लोग। अब ये दोनों ही स्ट्रेट होनी चाहिए, हुक्स लॉ कह रहा है। स्ट्रेस जो है वो ई को मल्टीप्लाई कर दे स्ट्रेन से। कैसे, हमें मैम एग्जांपल दे। अब स्ट्रेस को डिवाइड करेंगे जब हम स्ट्रेन के साथ, तो ये आप लोगों के पास ई आ जाएगा। काफी स्टूडेंट हमसे बोलते हैं कि मैम ई क्या होता है, तो उन्हीं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप भी समझ लें कि ई जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप उसे कहते हैं। सिंपल, बस आप लोगों ने ये जो मैंने लिखा है ना, ये भी अगर हम एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम्स में लिख देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये है कि आपके ज्यादा ना बड़े लिखे ना छोटे लिखे, सिर्फ मैक्सिमम सवाल लिखे, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। अब यहाँ पर देखें विद इन इलास्टिक लिमिट, अब देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ इन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिनल स्ट्रेस। अब अगर इलास्टिक लिमिट की बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रेस से स्ट्रेन ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में से पास है। ये एक स्ट्रेस है, ये एक स्ट्रेन है। मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ, ये ओहम्स लॉ को भी ओबे करता है, बट क्लास मैट्रिक वाला इसमें नहीं ओबे करेगा। स्ट्रेन और स्ट्रेस को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि वहां पर हमारा इक्वल था, करंट था, वोल्टेजेस थे, इस तरीके की बातें आ रही थी। तो इनने कुछ स्ट्रेट लाइन का ये आप लोगों के पास होता है हुक्स लॉ, सही है। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ई द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने अभी बताया। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ, ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ पर। उसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेव इज अ बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। अगर हम इसके ऊपर लोड को बढ़ाएं तो देखिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ सिंपल एग्जांपल से। ये कि मैम तो फिरती रहती है पूरी वीडियो में आप लोगों के लिए, क्या आप लोग नींद ना आए आपको। अब देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये कैसे होगा, ये मैं आपको ग्राफ समझाती हूँ। प्रोपोर्शनल लिमिट आपकी ए है, सेकंड जो बी है वो है इलास्टिक लिमिट, 3 है यील्ड पॉइंट, बाकी मैं आपको बाद में सिखाती हूँ, पहले एक चीज समझ लें। अब देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, अप टू द पॉइंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना तभी वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा, तभी वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा। मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो समझ गए होंगे। उसके बाद एट द वायर ओबे हुक्स लॉ, जो आपकी वायर है ना उसको भी ये देखें आपको जो ए पॉइंट है इसमें आप लोगों की लाइन क्या आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, मुड़ नहीं रही। ए तक क्या है, ये प्रोपोर्शन लिमिट है, इसमें आपको हुक्स लॉ ओबे होगा। सेकंड है इलास्टिक लिमिट, in the region as the wire which does not obey Hooke's law but it region the original configuration when its load is removed। जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। अब ये जो ए से एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज एन स्प्रिंग। स्प्रिंग की जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है और फाइनल पॉइंट है बी है, ऐसा समझना। अब अगर मैं उस स्प्रिंग को खींची जा रही हूँ तो अगर मैं उसे खींचना बंद कर दूं तो दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये आपकी इलास्टिक लिमिट है, जरा गौर कीजिएगा, टीचर की बात को फॉलो कीजिएगा। अब नेक्स्ट है यील्ड पॉइंट, बट स्टूडेंट काफी ऐसे होते हैं जिन्हें यील्ड पॉइंट का पता नहीं चलता, तो हम देसी एग्जांपल से पढ़ते हैं। जो भी एग्जांपल होती है, द पॉइंट वेयर इलास्टिसिटी एंड द प्लास्टिसिटी बिगिन इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। हियर द वायर बिहेव लाइक फ्लूइड एंड एलोंगेट विद टाइम। अब थोड़ा सा ना ये थोड़ा डिफरेंट है, जरा समझे। अब ये जो आपका सी पॉइंट है, इसमें आप लोगों का ये नहीं होता कि दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, नहीं, एक अलग ही अपनी तरीका बना लेगा, एक प्लास्टिक की तरह हो जाएगा। ये यानी कि आप आटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक स्पंज है,
मैं अब ये कि क्या है स्टूडेंट, दिस इज एन स्पंज। अब ये स्पंज है, स्पंज है। अब इस स्पंज को मैं क्या करूंगी, ये जो स्पंज है, अब इस स्पंज को मैंने काफी ज्यादा क्या लगाई, फोर्स लगाई इसके ऊपर, काफी ज्यादा क्या लगाई, फोर्स लगाई। उस फोर्स लगाने से ना ही ये कंडीशन ओपे हो, ना ही वो दोबारा अपनी कंडीशन में आए, यहाँ पर वो अपनी एक अलग सी कंडीशन कर ले, यानी कि कुछ इस तरीके की अपनी कुछ अलग सी शेप बना ले। ऐसा भी आप कह सकते हैं। डेफिनेशन वायर बिहेव लाइक अ फ्लूइड एलोंगेट बीटा, यानी कि टाइम के साथ साथ एलोंगेट होती रहेगी। सही है, मैं आपको एग्जांपल देती रहती हूँ सिंपल करने के लिए, वरना डेफिनेशन से तो आप पढ़ ही लेंगे। अब देखिए ब्रेकिंग पॉइंट, ई द पॉइंट ग्राफ वेयर द वायर ब्रेक्स, यानी कि वो हिस्सा जहां से आपकी वायर क्या हो रही है, उस पॉइंट पर ब्रेक हो रही है, क्या हो रही है, ई पॉइंट पर आके ब्रेक हो रही है। इस तरह ही ब्रेकिंग आप लोगों का ब्रेकिंग ग्राफ भी होगा, आपको ग्राफ भी देखिए ऊपर से ब्रेक हो रहा है। इस तरीके की ये आपके हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं फिजिक्स से, थोड़ा सा तो दिमाग फिराएगी। अब हमारी अगर बात बताएं तो हमारा 9th में स्कोर नहीं था अच्छा, जो सच है। मैट्रिक में हमने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया था, तो एक एमसीक्यूज भी माशाल्लाह गलत नहीं किया था। क्यों? हथियार उस चीज को बनाए जिसमें आप वीक है। हमारी एग्जांपल ले लें, हमने हथियार उसको बनाया जिसमें सब वीक है, हम होशियार हैं इसमें। ऐसे ही आप उस चीज को पढ़े जिसमें आप कोई होशियार, ऐसे आपकी और उनकी मार्क्स में डिफरेंस होगा और आप हमेशा टॉप करेंगे। हमारी एग्जांपल ले लें। अब देखिए नेक्स्ट है इलास्टिक मेडुला। वीडियो में इतना टाइम वेस्ट करने का मतलब आपको समझाने का था मेरा। उसमें इलास्टिक मेडुला ऑफ यंग मेडुलस, ये तो बहुत आसान है, डिस्क्राइब करते हैं कि टेंसल इलास्टिसिटी को और टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की। उसके बाद डिफॉर्म जब होता है कोई भी एक्सिस से, तो अपोजिट फोर्स आप उस एक्सिस पे अप्लाई करते हैं, तो ये इलास्टिक मेडुला होता है। डेफिनेशन से आप खुद पढ़ लीजिएगा। फोर्स और अप्लाई ये कम ही पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको इस चैप्टर में कोई मत्था वेस्ट नहीं करने वाली, आपका टाइम नहीं वेस्ट करे। उसके बाद है फोर्स और अप्लाई अलोंग एक्सिस करेंगे आप। यंग मेडुला से वाई से शो करे हैं वाई। अब देखें वाई इज अ यंग मेडुलस, ये यंग मेडुलस से अब ये यंग स्ट्रेस को डिवाइड कर दे और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस को डिवाइड कर दे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन के साथ, तो आपका हो जाएगा यंग मेडुलस आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ये फोर्स होगा और ये होगा ए डेल्टा एल एल। अब ये आया कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, ये फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है और ये डेल्टा चेंज इन लेंथ और लेंथ होता है। इस तरह को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। भाई सिंपल है। मेरे स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स में कभी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती है। अब देखिए यहाँ पर इफ अ लोड अटैक टू द वायर फोर्स इज इक्वल टू mg है। अगर एक लोड है अटैच उस वायर पर तो फोर्स बराबर है mg के, मास एंड ग्रेविटी। ये पढ़ा था ना आपने क्लास 9 में, दोबारा आ गया ना सर का दर्द। अब उसमें देखें y किसके बराबर होता है mgl, ये तो पता है पाई r स्क्वायर लेता है। तो ये था सिंपल, जो कि आपके एनसीईआरटी में आने के चांसेस है। ये मत बोलेगा, मैं आपको एक बता देती हूँ कि ये 100 में से जो मैंने चीजें लिखी हैं वो 98% आपकी एग्जाम में आएंगी। 98%। आप तो कहेंगे कि भैया आपने मुझे सारा हाँ बेटा बच्चा यहीं से ही चीजें आएंगी। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके जब फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो तो मैं आप लोगों के लिए पूरा पेपर ला सके और एनसीईआरटी में उससे बाहर कोई चीज नहीं आएगी। क्योंकि हमारे स्टूडेंट को हम जो सिलेबस बता देते हैं, जो नोट्स बता देते हैं, वही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई न्यू चीज नहीं आती, कुछ नहीं आता। तो आपने नोट्स के मैं पैसे भी नहीं दूंगी, बस आप लोगों को इतना करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाने, शेयर करवाने, सब्सक्राइब करवाना है, तो आपको पूरा बोर्ड के पेपर में हर एक आप लोगों के लिए ले आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।